कि ये गड़े मुर्दे नहीं हैं। दरअसल इतिहास के हमारे नायकों ने भी ऐसे खलनायकों को, ऐसे अत्याचारियों को जमींदोज किया। जाटों ने, सिखों ने, मुगलों ने। औरंगजेब को लेके लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई अब तक इसकी कब्र क्यों बची रही। लोगों को उस पर उतना गुस्सा नहीं था, गंगा जमुना धारा बहती थी और उस पर गुस्सा नहीं था, इसलिए बची रही है। जहांगीर की कब्र, जहांगीर की मौत हुई थी राजौरी जम्मू के आसपास, और जहांगीर ने भी अपना ऐसे ही लाहौर में बना रखा था रावी नदी के तट पर। वहां सिखों ने बदला लिया। तो हम क्या जानते हैं अकबर के बारे में? ये सब कहानी जानते हैं, इतिहास में है, वहां महल बना हुआ है, वहां लोग ओरछा के लोग सब कहानियां बताते हैं, वहां की किताबों में लिखा है, लेकिन मेन इतिहास में कुछ नहीं बताया जाएगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आजकल मुगल, औरंगजेब, नमस्कार, गजनी, गजनबी सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये पूरा भारत विरोधी वामपंथी गैंग गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कर रहा है। उन खलनायकों को जिन्हें एक षड्यंत्र के तहत नायक बनाया गया, उनके नायकत्व को जब जूतों के तले रौंदा जाने लगा, उनका सच जानकर, तो वो सब बौखलाने लगे जिन्होंने इस देश के खलनायकों को नायक बना दिया। नागपुर में औरंगजेब के कब्र पर हमला किया गया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने सनातन का, जिसने भारत के खिलाफ अत्याचार किया, जो लूटा, वो इस देश का नायक कैसे बनाया गया? वैसे औरंगजेब रोड हाल के दिनों तक दिल्ली में था, लेकिन कई बार औरंगजेब पर ही सब कुछ थूक करके मुगलों के दूसरे अत्याचारी राजाओं को नायक बनाया जाता है। अकबर महान हमने बचपन से पढ़ा, हम इन्हीं उलझनों में बचपन से रह गए कि कौन किसका बेटा था, बाबर किसका बेटा था, बाबर का बाप कौन था, बाबर का, अकबर का बाप कौन था। इन्हीं उलझनों में हम इतिहास रटते रह गए और अकबर महान पढ़ते रह गए। अपने लोगों को खलनायक और अताताई मुगलों को नायक बनाने लगे। लेकिन जब दौर बदला, सच पता चला, तो लोग आक्रोशित होने लगे। सोचिए, हाल के दिनों तक या यूं कहे कल तक इस नेजा मेला के बारे में पता ही नहीं था। आपको पता है, इस मंच से हमने पहली बार उठाया और योगी आदित्यनाथ को जब टैग कर करके ये मुहिम चलाया, हम सब ने मिलकर के, उसके वीडियोस भी हैं, तो उसके बाद इस पर अमल हुआ पहली बार और लोगों ने कहा कि हाँ चलिए कुछ तो शुरू हुआ। अब हमने जब 4 दिनों से बहराइच का मुद्दा उठाया, सोचिए बहराइच में भी ये हो रहा था। मतलब सनातनी हिंदू खुद अपने ऊपर किए गए अत्याचारियों को नायक बना रहे थे। अब जब औरंगजेब के कब्र के अंदर का सच निकलने लगा, तब ये सामने आया कि ये जो षड्यंत्र कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, हम आज समझेंगे कि ये गड़े मुर्दे नहीं हैं। दरअसल इतिहास के हमारे नायकों ने भी ऐसे खलनायकों को, ऐसे अत्याचारियों को जमींदोज किया। जाटों ने, सिखों ने, मुगलों ने, सिर्फ मुगलों ने नहीं, जाटों ने, सिखों ने। हमारे साथ अभी जुड़ेंगे विष्णु शर्मा जी। विष्णु शर्मा पत्रकार हैं, लेखक हैं, इन सब मामलों पे बहुत गंभीरता से इतिहास के पहलुओं को बूझने और बुझाने का काम करते हैं। तो हम आज समझेंगे कि हमारे जो मार्शल कौम है, उनका सच क्यों नहीं बताया गया इतिहास में, वो सच है क्या, ये मुगलों के अत्याचार का असली सच क्या है और उन्हें नायक बनाने का खेल क्या है। तो हम जुड़ते हैं विष्णु जी के साथ। नमस्कार विष्णु जी। विष्णु जी, हम अभी आपका एक कुछ पोस्ट देख रहे थे, वीडियोस देखा आपने, बड़ी बेहतर तरीके से बहुत शॉर्टली बताने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि शायद इससे मैसेज जा नहीं रहा सही तरीके से। इस देश में एक नैरेटिव चलाया जाने लगा है कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अब औरंगजेब से क्या लेना देना? ये जब फंसने लगते हैं तो ये भूल जाते हैं किसी अबू आदमी ने भी 4 दिन पहले ही इसी औरंगजेब को नायक बनाया था। आप कह रहे हैं सिर्फ औरंगजेब नहीं, ये अकबर महान को भी इस देश के जो मार्शल जातियां हैं उन्होंने जमींदोज किया। उनका सच जानने की जरूरत है कि कैसे ना सिर्फ उनके कब्रों का, उनका अतीत कितना कालिक है, ये पहले भी बताया गया। ये नागपुर में जो कुछ भी हो रहा है, उससे क्या क्या गड़े मुर्दे उखड़ने का खौफ उनके अंदर पैदा हो गया है, जो चाहते हैं कि हमने जो एक फरेब गढ़ा है उससे पर्दा ना हटे। ये मनीष जी, सारी समस्या जो है वो यही है कि जब आज़ादी मिली देश को, तो आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई थी कि एक ऐसा इंडिया हम लोग बसाएं
जहाँ पे लोग हमारी तरह सोचें, हमारी तरह माने, जैसा हम पढ़ाएं वो वैसा पढ़ें। और इसलिए जो इतिहास पढ़ाया गया, बाकी चीज़ें भी, तो इतिहास पे ज़्यादा नज़र थी कि इतिहास पढ़ाया गया तो वो भूल जाएं कि उनके ऊपर जो अत्याचार हो। उन्हें ये तो बताया गया कि भाई आप लोगों ने कितना सवर्णों ने अत्याचार किया हिंदुओं ने, हिंदुओं पे, जो जातियाँ थी, अनुसूचित जातियाँ, उन लोगों पर अत्याचार किया। लेकिन इस चक्कर में उन्हें ये भुला दिया गया कि इतने साल की जो गुलामी थी वो किसी सवर्ण ने या अनुसूचित जाति या हिंदुओं ने नहीं, उनकी वजह से नहीं हुई थी, अंग्रेजों ने या मुगलों ने की। और अब क्यों किया उन्होंने, ये सब एक बड़ी बहस का विषय है। लेकिन मैं पिछले कुछ दिन से लगातार देख रहा था कि औरंगजेब को लेके लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई अब तक इसकी कब्र क्यों बची रही। लोगों को उस पर उतना गुस्सा नहीं था, गंगा जमुना धारा बहती थी और उस पर गुस्सा नहीं था, इसलिए बची रही। तब मुझे लगा कि इनको मालूम ही नहीं है क्या हुआ है। इनको ये लग रहा है कि किसी ने कोई विरोध नहीं किया। इस बात पे मेरा पहले भी बहुत बहस हुई थी कि इतने विरोध हुए, इतने विरोध हुए, वो दर्ज नहीं किए गए इतिहास में। क्या विरोध किए गए, हम कहाँ से शुरू करें? हम बैक में जाते हैं। बाबर, पहले तो उनके अत्याचार कैसे छुपाए जाते थे। बाबर जब आया, पहले पहले आ रहा था तो गजनी और गौरी की कब्रों को देखते हुए, गजनबी की और उसकी गजनी में, वो देखते हुए आ रहा था कि यार बड़ी बुरी हालत में पड़े हैं। यहाँ इंडिया आते ही जैसे उसने लूटपाट की, सबसे पहले उनके लिए पैसा भिजवाया। तो रास्ते में जब लोगों ने इतनी विशाल फौज देखी, तो उन्होंने, जो थोड़ा बहुत कबीलाई लोग थे जो बॉर्डर पे अटैक वटैक कर रहे थे, उन पे उन्हें लगा कि उसका सामना नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या किया, बाबरनामा में खुद बाबर ने लिखा है, उन्होंने घास को लेके अपने मुंह में लगाया। हिंदुस्तानी लोग थे वो, और वो घुटनों के बल बैठ गए कि हम तो गाय हैं, हमको मत मारो, हम सरेंडर करते हैं। उस बाबर ने क्या किया उनके साथ, खुद बाबरनामा ने लिखा है, बाबर नहीं लिखा है। सबके सर काट के एक मीनार बना दी। आप सोचिए, पैरों में पड़े हैं लोग, और आपको शर्म आनी चाहिए जो लोग उन्हें महिमा मंडित करने पे लगे हैं। इंदिरा गांधी जाती हैं, नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है, इंदिरा जी वहाँ गई, उनके हमने नमन किया काबुल में उसकी कब्र पे, और जाके कह रही है कि तो हमारे पूर्वज हैं इसलिए हम आते हैं। बाकी लोग भी गए उनकी कब्र पे, आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ भी बहुत विशाल एक डिटेल में जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बाबर जब मरा, उससे पहले ही उसने काबुल में अपने लिए, क्योंकि कि एक ऐसी जगह जहाँ पे वो रहना चाहता है, गजनबी और गौरी, गजनबी बेसिकली जहाँ पे रहे हैं, वहाँ उनकी कब्र वब्र पे कि भाई इनके आसपास रहूँ या उसी शहर में रहूँ, तो मरने के बाद तो वहाँ एक बड़ा सा उन्होंने बाग बाबर बनवाया। लेकिन मौत हो गई आगरा में, तो अब क्या हुआ, हुमायूं तो भागा भागा फिर रहा था। तो उस वक्त आगरा में उसने एक बाग बनवाया था जिसका नाम कुछ बागे फिरदौस से बागे गुलिस्तां कुछ था। और वो जहाँ जो एटा और अलीगढ़ से आगरा में घुसते हैं, आगरा में घुसने से पहले, यमुना नदी से पहले, उसने यमुना नदी के तट पे एक विशाल बाग बनवाया था, वहाँ पे उनको रखा गया। तो लोगों ने जब बाबर की जब मौत हो गई, दफना दिया गया वहाँ पे, तब उस जगह को नाम दे दिया आराम बाग। आराम बाग जब नाम दे दिया, तो अब लेकिन अब ये कह रहे हैं ना, गुस्सा क्यों नहीं दिखाया। पहला गुस्सा मराठों ने दिखाया। 8-10 साल बाद वो बाबर की जो शव जो भी बचा हुआ उसको लेके वो काबुल में दफना दिया। लेकिन जो आराम बाग था, मराठों जब आए 1774 के आसपास, उन्होंने 1803 तक उनका राज रहा वहाँ पे पूरे ब्रज में, उन्होंने उसका नाम बदल के रामबाग कर दिया, आराम बाग का नाम। वो जगह अब भी रामबाग के नाम से जानी जाती है। आगरा में जो भी जाएगी, किसी भी रामबाग पूछ लिए, बहुत बड़ा चौराहा है वहाँ का, वहीं पे वो पूरा सब कुछ बना हुआ है। ऐसे में अब हुमायूं की बात कर लेते हैं। हुमायूं की बॉडी दिल्ली में दफनाई गई जब हुमायूं की मौत हुई। और अब ये लोग बताते नहीं है, उन्हें बताए जाएंगे बड़े इंसाफ पसंद हुमायूं थे, एक भिश्ती को उन्होंने ये बना दिया। ये नहीं बताएंगे कि वो हुमायूं ने अफीम की गोलियां रखी हुई थी और कहते थे अपने साथ वालों से कि जिस दिन ये गोलियां खत्म हो गई, जितनी गोलियां हैं उतनी मेरा जीवन है, जैसी गोलियां खत्म हुई मर जाऊंगा। और ये सच हुआ। शायद एक ही गोली बची थी हुमायूं के पास उस वक्त, हुमायूं की मौत हुई। अब 2 साल उस वक्त उसे वहीं दफना दिया गया, पुराना किले के आसपास या पुराना किले में ही। लेकिन वहां क्योंकि अकबर नहीं था, वो सरहिंद में था, 2 साल बाद उसकी अस्थियां निकाल के वहां ले जाएगी, अकबर को दिखाई गई बॉडी, जो भी है बॉडी अस्थियां जो बचा होगा, और वहां दिखाया गया। उसके बाद फिर एक हुमायूं की बेगम थी, बेगम अब क्योंकि कई कई हुई थी इनकी, उनका नाम बोल रहा हूँ। तो हुमायूं ने, उन्होंने क्या किया, वो हज गई, वहां से उन्होंने संकल्प लिया कि भाई मैं इनके लिए दिल्ली में मकबरा बना, हुमायूं का मकबरा बना। तो क्योंकि वो दिल्ली में था, तो उतना ज्यादा उसमें ज्यादा सूचना नहीं मिलती कि इसने अटैक किया कि नहीं है। लेकिन अकबर के साथ जो हुआ है, अकबर की कब्र के साथ जो हुआ, औरंगजेब की नाक के नीचे, औरंगजेब बादशाह था उस वक्त भारत का, और
राजाराम जाट, अब इसको, इस महानायक को कोई नहीं जानता, जाट भी बहुत कम जानते हैं, मैंने पता किया, बहुत सारे जाट भी नहीं जानते थे। गोकुल जाट ने औरंगजेब की नाक में उसी तरह दम किए रखा था जिससे शिवाजी ने कर रखा था। गोकुल जाट ने कई साल तक औरंगजेब के करीबी रिश्तेदारों को, बड़े सिपासलारों को मारा, फाइनली पकड़ के फांसी दी गई। तो 15 साल बाद जब भी औरंगजेब जिंदा था, राजाराम जाट ने बदला कैसे लिया, ताजमहल लूटा, आगरा पे कब्जा किया, कई रिश्तेदारों को मारा, कई सिपासलाओं को मारा। और अकबर की जो कब्र है वहां पर सिकंदरा में, आप दिल्ली, पुराने दिल्ली हाईवे से जाएंगे, शहर में घुसेंगे तो सिकंदरा, वो भी यमुना किनारे है, बढ़िया बना हुआ है, लोग वहां जाते हैं, अभी वहां जाके माथा टेक के आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं जो वैसे पर्यटक हैं। लेकिन वहां अकबर की अस्थियां नहीं है, और राजाराम जाट ने उन्हें निकाला और उनका अंतिम संस्कार कर दिया, जला दी। ये गुस्सा था, और ऐसे गुस्से नॉर्मल थे, इतने ज्यादा विद्रोह औरंगजेब के टाइम में होते थे, अब ये संगठित रूप उस तरह से नहीं ले पा रहे थे, और औरंगजेब दक्कन में फंस गया। ये किया उन्होंने कि अकबर की अस्थियां निकाल के जला दी। आप कहते हो कि अब औरंगजेब के साथ क्या हुआ, क्या पता वो इतिहास में दर्ज ना हुआ हो। वहां आप आते हैं जहांगीर पे, जहांगीर की कब्र, जहांगीर की मौत हुई थी राजौरी जम्मू के आसपास, और जहांगीर ने भी अपना ऐसे ही लाहौर में बना रखा था, रावी नदी के तट पर। वहां सिखों ने बदला लिया। देखिए, आपने बाबर के साथ मराठों ने बदला लिया, जो जो भी मिला, इनके साथ जाटों ने बदला लिया, अकबर के साथ गुस्सा जो निकाला, और जिस तरह से उधम सिंह ने बाद में बदला लिया था जलियांवाला बाग का, वो वैसे ही कांड था। सिखों ने, महाराजा रणजीत सिंह ने पूरे उस इलाके पे कब्जा किया, लाहौर वाले पे, इतने साल तक रहा, अपने एक अधिकारी का, मूसा नाम था शायद उनका, उनका रेजिडेंस बनवा दिया वहां पे, जो स्मारक है पूरा, जिसमें बड़ा पार्क और ये सारी चीजें हैं, कि जाओ तुम मजे से रहो। और कब्र वब्र सब तोड़ दी गई थी उस टाइम पे। और पाकिस्तान के इतिहासकार तो ये भी लिखते हैं कि वहां से जो कीमती पत्थर था और कीमती धातुएं थी, उन्होंने ले जाके अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में लगा दिया। लेकिन पंजाब के सारे इतिहासकार और ये सब इससे खारिज करते हैं। लूटा जरूर था, तोड़ा जरूर था, उसको रेजिडेंस बनाया था, वही मानते हैं। तो बदला लिया गया उस टाइम पे, और शायद तब गुस्सा लोगों का उतर गया होगा, उस टाइम पे जो जनता हुई उतर गया होगा। बाकी शाहजहां पे आइए, शाहजहां पे तो इतने सवाल उठे हैं कि जो कब्र है, ताजमहल है, उसका जो बेस है वो पानी पे है, सुपुर्दे खाक नहीं है। वो सुपुर्दे खाक नहीं है जो इस्लाम में कहा जाता है, उसको तो कब्र माना ही नहीं जाता है। इतने सारे इतिहासकारों ने उस पर सवाल उठाए, उसके ऊपर नकली कब्र और बना दी गई है। औरंगजेब ने अपनी कब्र को इतना कुछ नहीं किया, कोने में जाके, एक तरह से खुलदाबाद वहां से काफी दूर है, और मिट्टी की कब्र वहां छोड़ दी। लोगों ने गुस्सा निकाला भी होगा तो इतिहास में कहीं लिखा नहीं गया। अब वहां औरंगजेब की अस्थियां है भी कि नहीं, लोगों को नहीं मालूम है। जो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो जितने लोगों को इतिहास के साथ जो छिड़कानी हुई, ये सारी बड़ी बड़ी किताबों में लिखा जाना चाहिए था। लेकिन वहां जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टी थी, उसने लगातार इनको महान बनाने पे जोर दिया। और महान कैसे बनते हैं, बाबर की मीनार जो उसने बनाई थी सरों की, वो कभी नहीं पढ़ाई गई। अकबर ने चित्तौड़ के किले में जब सुरंग फट गई, उसकी कई, जब उसने घेरा डाला था बड़ा था, और चित्तौड़ का 4 महीने का घेरा था वो, उसमें सुरंग फट गई, उसके करीबी रिश्तेदार मर गए, तो उसने अंदर जब जीत लिया, इतना कब्जा किया, इतना ज्यादा अत्याचार किया कि 30 से 40 हजार लोग मार दिए। और वो चित्तौड़ का जो फतेहनामा जारी किया उसने लिखा है, मैं गाजी हूं, मैं इस्लाम का रक्षक हूं, मैं इन हिंदुओं को, इन काफिरों को बर्बाद कर दूंगा। बहुत कुछ बोला अकबर ने, वो नहीं पढ़ाया जाता कहीं। जहांगीर का ये पढ़ाया जाता है कि भैया इंसाफ की एक जंजीर थी जिसको बजाया जाता था और न्याय मिलता था। किसी ने ये पढ़ाया जो फादर मोन्सेरात ने लिखा है अपनी किताब में। फादर मोन्सेरात बड़े बड़े जो यहाँ के ट्रैवलर होते हैं, फादर मोन्सेरात थे, और उन्होंने क्या लिखा कि जहांगीर के टाइम में एक बड़ा सा पिंजरा होता था, सैनिक लेके जाते थे, खेतों में रख देते थे। जो भी गांव में काम कर रहा है, अभी कोई गांव का आदमी है, अपनी बेटी को बोल के आया है कि मैं खेत में जा रहा हूँ बेटा, अभी आता हूँ थोड़ी देर में, कोई अपनी बहू को बोल के आया, अपनी माँ को बेटा बोल के आया, अचानक सैनिक आएंगे, उठा के तुम्हें पिंजरे में डाल देंगे और घोड़ों से खींचते हुए वहां से ले जाएंगे। और वो पिंजरा कहाँ जाएगा, वो समुद्र तट पे जाएगा, और वो पर्थिया जाएगा। उस वक्त ये पर्शिया नहीं था, ये पर्थिया था, तो देश का नाम बदल गया अभी। तो पुरानी कहावत थी कि इंडिया से दास और पर्थिया से घोड़े, ये जहांगीर के टाइम पे चलता था। शाहजहां ने तो एक ब्राह्मण को, क्योंकि उसने अपने धर्म को अच्छा बताया, जिंदा जला दिया था। औरंगजेब तो बहुत, मतलब अति क्रूर था। वो तो छोड़ दीजिए, आज अयोध्या, मथुरा, काशी,
तीनों ले लीजिए। और आज जो सब उसी की देन है। आज जिसने जो किया, एक फिल्म बना रहे थे तख्त, करण जौहर, उसमें यही जो छावा का रोल करने वाले भाई साहब विक्की कौशल, ये औरंगजेब का रोल करने जा रहे थे और करीना कपूर रोल करने जा रही थी। उस जहान आरा का औरंगजेब की बेटी, जिसने औरंगजेब की बेटी थी या बहन थी, मेरे दिमाग से निकल रहा है, उसने क्या किया, जहान आरा ने क्या किया, श्री कृष्ण मंदिर पे, जन्मभूमि में जो अटैक करने के बाद, तोड़ने के बाद केशव राय मंदिर, और वहां से मूर्ति उठाई और आगरा की जो मोती मस्जिद है जो उसने बनवाई थी, उसकी सीढ़ियों में चिनवा दी श्री कृष्ण जी की मूर्ति। उसका रोल करीना कपूर करने जा रही थी। मतलब हद है, ये क्यों करने जा रही थी? उसको पता होता कि जहान आरा ने केवल चांदनी चौक नहीं बनाया था। हम क्या पढ़ रहे हैं, जहान आरा बहुत बड़ी डिजाइनर थी, चांदनी चौक डिजाइन किया उन्होंने, उनके शिप चलते थे, बहुत बड़ी व्यापारी थी। भगवान श्री कृष्ण से किसकी घृणा हो सकती है कि आप सीढ़ियों पे क्यों चिनवाना चाह रहे हैं? क्योंकि लोग उनपे लात रख के ऊपर चढ़ाए, ये घृणा थी। और उनको सबको महान अजीब, मैं कई शादियों में देखा जी मुशान सहनसा बज रहा होता है, उन्हें नहीं मालूम अकबर की वजह से कितनी रानियों ने हमारी आत्महत्या कर ली, कितने लोगों ने जौहर कर लिया, क्या क्या किया है। ये मैं अभी गया ओरछा में गया, कितना व्यभिचारी था। ओरछा में आप जाइए, जहाँ भूल भुलैया की शूटिंग हुई है, वहीं पे वो गाइड आपको बताएगा कि जो साइड में एक बड़ा सा महल बना हुआ है आधे किलोमीटर दूर पे, वो राजा की प्रेमिका थी, जिनके दरबार में नृत्य करती थी, उनसे उनका प्रेम हो गया था। अकबर ने अपने यहाँ बुलाया जबरदस्ती, फिर अकबर ने कोशिश की कि वहीं रह जाए, उनके साथ कुछ करें वो। तो वहाँ एक कवि ने उनको, अकबर को ये बताया कि क्या आप झूठन को खाएंगे? तब जाके अकबर ने उन्हें छोड़ा। तो हम क्या जानते हैं अकबर के बारे में? ये सब कहानी जानते हैं, ये इतिहास में है, वहाँ महल बना हुआ है, वहाँ लोग ओरछा के लोग सब कहानियां बताते हैं, वहाँ की किताबों में लिखा है, लेकिन मेन इतिहास में कुछ नहीं बताया जाएगा। वहाँ सब शांति है, वहाँ के लिए सब महान है, अकबर द ग्रेट है। तो औरंगजेब तो बहुत दूर की बात है, मतलब औरंगजेब को तो महान बनाने की कोशिशें अब हुई हैं। नहीं, औरंगजेब के बारे में भी कहा जाने लगा ना कि इस फिल्म में भी देखिए शुरुआत की, भाई अपनी टोपी वो खुद ही बिनता था। तो ये कि भाई इतना कर्मयोगी था वो, इससे उसे महान बनाने की कोशिश की गई। आपने बड़ी सलीके से इस चीज को रखा कि भारत के जो मार्शल कौमें हैं, इनको मार्शल कौम कहते हैं, चाहे वो जाट हो, मराठ हो, सिख हो, इन सबके अंदर उस दौर में भी नफरत था जिस दौर में ये जिंदा थे, जिस दौर में ये मरे, और उनके कब्रों की दुर्गति उस दौर में भी हुई। ऐसा नहीं कि आज हो रही है। आजाद भारत में जो खास करके सो कॉल्ड सेकुलर बने इन वामपंथी गुंडों ने, जिन लोगों ने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, देखिए फिल्में जिस तरह की बन रही थी अभी अभी यदि 5-6 सालों को छोड़ दिया जाए तो जिस तरह की फिल्में बनी हैं, वो वीडियो हमारे पास था जिसमें अमिताभ बच्चन और राखी मुगलों के बारे में, जो आपको याद होगा कि वो गुणगान मुझे कर रहे हैं। पूरा याद है, मैंने अपनी किताब में मेंशन किया उसको। हाँ, तो वो कैसे चीजें उन्होंने, बताती है कि कैसे बॉलीवुड के माध्यम से इन सबको नायक बनाया गया। दरअसल इनका सच ये था, खास करके अकबर को लेकर के, मतलब कहीं से भी औरंगजेब से कोई बहुत कमतर अकबर या शाहजहां या जहांगीर नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अभी जो एक नई सीरीज आई थी G5 पे, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, नसरुद्दीन शाह ने अकबर का रोल किया था, देख लीजिए कैसे होते थे मुगल। अफीमची था और आपस में इतने झगड़े थे, अबुल फजल का सर उसने कटवा लिया था, वीर सिंह बुंदेला को भेजा था कि सर कटवा दो। क्या क्या करते थे वो लोग। अब बीच में क्या होता है कि जब जितनी जनता होती है आपकी, अब आप ये बताइए, मोदी जी भेज देते हैं भाई, अब मुस्लिम जनता उनकी राज में रह रही है, तो लोकतंत्र के तहत नियम होते भी हैं। और वैसे भी अभी उन्होंने ईद पे भिजवाई है सौगात मोदी, 32 लाख परिवारों में जाएगी, तो वैसे भी बनता है राजा का हक। तो अब क्या उन्हें आप क्लीन चिट दे देंगे, जैसे आप अभी तक देते नहीं है? वो जनरली करते हैं, राशन सबको दे रहे हैं। कल को क्या ऐसे सिखाया जाए कि भैया नहीं, वो मुसलमानों को भी राशन देते थे? तो होली मनाने की इजाजत दे दी अकबर ने, बहुत बड़ी बात कर दी आपने, अकबर ने होली मनाने की इजाजत दे दी। उसको बहुत बड़ा बताते हैं कि होली मनाने की इजाजत दे दी। क्या मतलब है, होली मनाने की इजाजत दे दी और ये त्योहार खेलने की इजाजत दे दी? तो आप सोचिए ना कि ये जो चीज नॉर्मल आदमी को होना चाहिए, अब ये कहते हैं कि नहीं भाई उनके यहाँ हिंदू ज्यादा थे, उनके यहाँ ये ज्यादा थे, तो तर्क कुतर्क वो करते हैं। ये भी ये नहीं सोच पा रहे हैं कि करोड़ों जनता को थोड़ी ना बदल दोगे तुम, जितनी भी जनता उस वक्त थी। हर एक का धर्म इतना आसानी से थोड़ी बदल जाएगा जितना आप सोच रहे हो कि बदल जाएगा। और बहुतों को तो आप खुद नहीं चाहते कि धर्म बदलें। एक हमारी कई जातियों से उन्हें घृणा होती है, कई जातियां जो हमारी
अलग अलग जानवर पालती हैं, उनको उससे प्रॉब्लम होती है। और ये बड़ा लंबा प्लान चला कि उनकी चीज़ों को इतना नॉर्मलाइज किया जाए। उन्होंने ताजमहल बनाए, दुनिया में बताया जाए। उन्होंने ताजमहल बनाया, ये बताया। आपने कभी दिलवाड़ा के जैन मंदिर देखे? मैंने एक दिन हिसाब लगाया था कि ताजमहल में कितना पैसा लगा उस टाइम पर, आज उसकी कीमत क्या, दिलवाड़ा के जैन मंदिर की कीमत क्या है। अब पता करिए, मैं एग्जैक्ट फिगर भूल गया हूँ, लेकिन करीब 16 गुना ताजमहल से महंगा था उस वक्त जो बना था दिलवाड़ा के जैन मंदिर। उनका क्या है, वो कॉम्पैक्ट बनाते हैं। जितने बिल्कुल जैन बिल्कुल। बनाते थे, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर में अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो उससे ज्यादा लगी। उससे ज्यादा रणकपुर के जैन मंदिर देखिए आप, क्या जो चट्टान से कटा हुआ है कैलाश एलोरा मंदिर देखिए, और जो जिसको लेके साउथ में हो रहा है कि 80 टन का पत्थर वो कैसे पहुंचा ऊपर। तो भारत की जो चीजें थी, वो भारत की जो कला थी, भारत की, उसको उन्होंने बिल्कुल डाउन कर दिया। कहीं कहीं मौके मिल गए, भाई यहाँ 27 जैन मंदिर बने थे, कुतुब मीनार पे लगा हुआ है। तो ये जो प्रोसेस हुआ, अब उसको ये क्या कहते हैं, खुद ही पहले तो करेंगे सारी चीजें कि आप ये नहीं कर सकते। पहले तो ये गलत साबित करने की कोशिश करते हैं कि गंगा जमुना संस्कृति बह रही थी। मेरा मानना है कि मेरे भी कई मुस्लिम दोस्त हैं, अच्छी दोस्ती है, लेकिन होता क्या है कि कभी पीढ़ियां, मतलब कई सारे लोग, पूरी पूरी बस्तियां गंगा जमुनी संस्कृति में रह रही हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, इतिहास में नहीं हुआ कि दंगे नहीं होते थे। कब दंगे नहीं होते थे ये बताइए, मेरी किताब पढ़ लीजिए, नई किताब। ये पूरा कांग्रेस के अंदर प्रेसिडेंट जो होते थे, वहां कैसे कैसे प्रस्ताव आते थे, कैसे कैसे 2 मुसलमान थे 72 जो शुरुआती वो लोग थे, उनमें वो भी शायद खोजा, या दूसरे मुसलमान जो मेन सुन्नी वाले नहीं थे। तीसरे वाले जो अध्यक्ष बने थे, वो शर्त पे कांग्रेस अधिवेशन में आए कि उन्हें अध्यक्ष चुना जाएगा, उनके नाम का ऐलान हो गया, तब वो आए वहां पर। तैयब जी शायद थे मेरे ख्याल से, और उन्होंने वहां वीटो लगा दिया। कांग्रेस के अधिवेशन में आके वो वीटो लगा रहे हैं कि भाई आप ये नहीं करेंगे, हिंदू और मुस्लिम, हिंदुओं के मुद्दे होंगे तो उसमें हिंदू वीटो लगा देगा। ये उन्होंने प्रस्ताव पारित करा दिया। मुसलमानों के मुद्दे होंगे तो वो कांग्रेस में डिस्कस नहीं होंगे, अगर मुसलमान राजी नहीं है तो एक तरह से वीटो पावर मिल गई ना। सेम वक्फ, अलाय वक्फ, जो आज वक्फ पे बवाल हो रहा है, वो सब तब भी होता था। वहां पे एक अलाय अलल औलाद करके वक्फ कुछ होता है, जो मतलब प्राइवेट वक्फ होता है, जो वक्फ संपत्ति को जो वो कर रहे हैं, पाल पोस रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, उनको उसमें हिस्सा मिले, और इस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी। तो कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया प्रीवी काउंसिल के लिए कि भाई इसको हटाओ। तो इतना कुछ हुआ है। टीपू सुल्तान जो मरे हुए सैनिकों तक का खतना करवा देता था, उस आदमी को इतना बड़ा महान नायक बना दिया गया। छोटी मोटी चीजें नहीं है। और आपको विलेन किसको बनाना है, वो है सावरकर। माफी मांगी उन्होंने। देखिए अभी वो हटा दिया गया है, मैंने फोटो लगाया था फेसबुक पे। आप कभी गांधी जी, वो नेहरू जी का जो वो है, नेहरू जी का जब हम जाते थे, अभी तो वहाँ प्रधानमंत्री म्यूजियम बन गया है, तो नेहरू म्यूजियम में जब जाते थे उनके घर में, 3 मूर्ति भवन में, तो पहली गांधी गैलरी जहाँ शुरू होती है, वहीं पे एक लेटर लगा था गांधी जी का, या तो उनका कोई वक्तव्य था, वो लेटर के फॉर्म में था। मैं अभी मेरे फेसबुक पे लगा हुआ है, और वहीं से फोटो वहीं से खींचा था मैंने। उस पर लिखा हुआ था, मैं अंग्रेजों के लिए वफादार क्यों, और पूरा उन्होंने नीचे दिया हुआ था। मेरी इस किताब में एक ओथ है जो कांग्रेस हर अधिवेशन में लेती थी, अंग्रेजों की वफादारी के प्रति, ओथ ऑफ लॉयल्टी। एक ओथ लेते थे जब आप समुद्र वहां लॉ करने जाते थे, यानी सोचिए नेहरू गांधी सब ने ली होगी। विक्टोरिया ओथ ऑफ विक्टोरिया बोला जाता था, वो सब वफादारी की ओथ होती थी। अकेले सावरकर कोई क्यों तुम भाई, वो तो रूल फॉलो कर रहा है भाई, वरना वो पढ़ नहीं पाएगा लंदन, वो वहां से बाहर नहीं आ पाएगा। इसे ही नैरेटिव बनाने का खेल कहते हैं ना, कि भाई देखिए सावरकर ने वही काम किया तो उसको आपने खलनायक बना दिया, लेकिन गांधी और नेहरू को इसी काम के लिए आपने उस चीज को छुपा करके उसे नायक बनाए रखा। वही अब ये औरंगजेब को नायक बना दे रहे हैं, इनको रोका जाना चाहिए, रोकना जाना जरूरी है। अकबर तक चल गया, वो भी इसलिए चल गया, लेकिन अकबर की जब हमें बाद में पता चला इन्हें क्या क्या हरकत की है। अकबर का एक बेटा, मतलब सोचिए, उस वेब सीरीज में जो दिखाया गया है वो बहुत हद तक सच होने की संभावना है। अनारकली का एक से पैदा बेटा, और अनारकली सलीम से इश्क था, उसका छोटा भाई अनारकली का बेटा। सोचिए, मतलब बेसिकली हम यहाँ ये समझने की कोशिश करें कि आज जो कह रहा है कि गरे मुर्दे क्यों उखाड़ा जा रहा है, औरंगजेब के बारे में अब क्यों बताया जा रहा है,
मतलब अब तक 3 साल 4 साल पहले तक नेशनल कैपिटल में औरंगजेब रोड था, आज भी मेरे ख्याल से औरंगजेब लेन तो है ही शायद। औरंगजेब औरंगजेब लेन रोड, भी है, औरंगजेब हाँ, लेन है। दरअसल बिल्कुल। जब वो अंग्रेजों ने तय किया नई दिल्ली बनने के बाद, तो वो रोडों का एक परफॉर्मा बनना था। अच्छा, उसमें कुछ कांग्रेस के नेता इन्वॉल्व थे उनके साथ, क्योंकि वो असेंबली थी यहाँ पे, असेंबली में चुने जा रहे थे लोग, और वो कांग्रेस के नेता ही होते थे दिल्ली में, तो खास तौर पे नेशनल में वो लोग सजेस्ट कर रहे थे। तो ये लोग कह रहे थे कि नहीं भाई, जो मेन होगा यानी राजपथ और जो क्वीन पथ, एक तो किंग पथ था और एक क्वीन पथ था, मतलब क्वींस रोड और किंग्स रोड, ये मेन थी दो। उसके इर्द गिर्द सारे ये रोड जो कनॉट प्लेस दिया गया जैसे ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पे, और इरविन ये गवर्नर जनरल या डलहौजी और से लेके ये सारे इनके लोगों के नाम पे रोड्स हुए। फिर ये हुआ कि जो बादशाह थे भारत के बड़े बड़े, उनका नाम के नाम पे रोड हो। तो सारे जो देखोगे आप, तो इंडिया गेट के चारों तरफ तो आपको सारे अकबर और वो सब दिखेंगे, ऐसा लगता है हम कहीं पे पता नहीं कहाँ आ गए। और फिर उनको नाम चेंज भी किया गया, एक आध का अंग्रेज का तो वो जाकिर हुसैन के नाम पर रख दिया गया, रफ़ी अहमद किदवई के नाम पर रख दिया गया, मौलाना आज़ाद के नाम पर रख दिया गया एक आध रोड का नाम। तो वो बदले भी उस तरह से। अब इन्होंने दो शासक लिए भी हिंदुओं के, तो वो सिंधिया और पेशवा, वो किधर है? राष्ट्रपति भवन के उस तरफ नॉर्थ में। उनको कोई जानता ही नहीं, मतलब यहाँ दिल्ली में आप किसी पूछिए, वो इधर तो गया होगा औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, इन सब पे, लेकिन वो पेशवा रोड और सिंधिया रोड पे नहीं गया होगा, क्योंकि मैंने दिल्ली में सोचिए, कायदे से आपने याद दिलाया, जो मौलाना आजाद रोड है वो बिल्कुल आपको अकबर रोड के बगल में है वो, हाँ, वो और पहले कोई और एकदम से अंग्रेज के इंडिया नाम गेट पे से थी। सटा हुआ मेन रोड का नाम, जिसमें विज्ञान भवन है, जहां जिसपे उपराष्ट्रपति का घर है, वो मौलाना आजाद रोड पे है। इस मौलाना आजाद का, जिसका भारत से कोई नाता नहीं था, ये ऐसा नहीं कि वो कोई बादशाह था। तो खेल यह भी समझ में आता है कि कैसे इस देश का, जिस देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ, आजाद भारत में भी वही साजिशें हुई हैं। और इसीलिए हमने कहा, इस विश्लेषण को जो आपने जो विषय उठाया था, मुझे लगता है इसीलिए जानना जरूरी था कि ऐसा नहीं कि मोदी जी के राज में शुरू हुआ है कि भाई नया नायक बनाया जा रहा है। हमारे देखिए, मार्शलों ने, हमारे पुराने नायकों ने भी इनके अत्याचार को कुचलने की कोशिश की है और इनके मजारों को नष्ट किया है। एक बड़े षड्यंत्र के तहत आजाद भारत में इनको नायक बनाया गया। यही ना, मतलब ये अंग्रेजों के बाद का जो कांग्रेस का जो भारत है, उसमें विशेष रूप से इनको नायक बनाया गया। ये नायक हमारे थे कभी नहीं। सही बात है। 20 साल बाजीराव ने अंग्रेजों को रोका, आप ये मान के चलिए। ये अगर आप हिसाब रखें, 20 साल करीब महादजी सिंधिया ने रोका। बाहर के विदेशी जितने अटैक कर रहे थे, उन्होंने भारत को इतना महफूज किया, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। मैं मार्शल को मैं ऐसे नहीं कहता, रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, अब उनका कंट्रीब्यूशन दिखता नहीं है यहाँ पे, कहीं पे उनके नाम पे ऐसा कुछ नहीं दिखता है। ये बाद में चीजें शुरू हो रही हैं। आपने अपने लोगों को लगातार पीछे किया, और उनके टुच्चे मुच्चे कोई भी, इवन तुगलक तक, आप सोचिए, जिस तुगलक ने सबसे ज्यादा नाम बदले, आप क्योंकि कर्जा चुका रहे हैं कहीं ना कहीं। आपको, लोगों को पता नहीं है कि मुगलों से और अंग्रेजों से कांग्रेस का जो मेन परिवार है, नेहरू परिवार, गांधी परिवार, उसका रिश्ता क्या रहा है। जो गंगाधर नेहरू कोतवाल ये कहते हैं, हालांकि उस पर डाउट रहा है लोगों को, कोतवाल जो आखिरी कोतवाल ये बताते हैं गंगाधर नेहरू, और उससे पहले ये कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण नेहरू ब्रिटिश प्रतिनिधि थे मुगल दरबार में, वो उनके पिताजी। तो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के भी आप नौकर रहे, आप मुगलों के भी नौकर रहे, आपको मुस्लिम वोट चाहिए था उनके नाम पे, इसलिए अब दिक्कत क्या है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान को कंफ्यूज करने से रोका नहीं जा सकता था। जैसे आप सवर्णों को बताते आए हैं कि आपने कितना अत्याचार बाकी जातियों पे किया, पिछड़ी जातियों पे किया, अनुसूचित जातियों पे किया, जो कहा जाता है, उनके मन में गिलानी होती है। कुछ उन्होंने देखा और कुछ उनको एक्सरेट किया गया, उन्हें ये नहीं बताया गया कि ये कोई हमारा बेसिक नहीं है। क्योंकि जब वेद व्यास जैसे सूत्र लिख रहे हैं महाभारत को, रामायण वाल्मीकि लिख रहे हैं, फिर ये बताया गया कि हमें महिलाओं पे बड़े अत्याचार हुए, वेदों का जो उनके कान में सुन लें तो उनको पिघला हुआ शीशा भर दो। किसी को ये नहीं बताया गया कि वेदों की ऋचाएं महिलाओं ने कितनी लिखी है। कौन है रुद्रा, पाला, घोषा, ये सब कौन है जिन्होंने वेदों की ऋचाएं लिखी हैं? उन महिलाओं के बारे में नहीं बताया गया। लोगों को लगा कि बड़े अत्याचार हुए, लेकिन जिन्होंने अत्याचार किए, मुगलों ने किए, उससे पहले के मुस्लिम शासकों ने किए, अंग्रेजों ने किए, उन्होंने, वो जब थे, वो या तो अंग्रेजों को ब्लेम कर दिया गया और या फिर सवर्णों को ब्लेम कर दिया गया। आपने जो, और यहाँ पे भी इन्होंने औरंगजेब को ब्लेम कर दिया, बाकी सबको छोड़ दिया। और प्लस क्या किया कि
उन्हीं लोगों को पढ़ाया जो 5-6 बड़े मजबूत बादशाह थे। ये नहीं था कि जो बाकी के जो मुगल बादशाह कमजोर थे, जो महादजी सिंधिया और बाजीराव के इशारे पे उन्हें बदला जाता था, अब के तुम बन जाओ, अब के तुम बन जाओ, उनको नहीं बताया गया। तो महादजी सिंधिया तो अगर ऐसे देखा जाए या बाजीराव, तो ये तो अकबर से बड़ा काम कर रहे थे, अपने इशारे पे नचा रहे थे पूरे देश को, कोई भी, लेकिन उनका नाम ही नहीं है, उनको कहीं कोई लेवा नहीं है। पिक्चर आ गई कोई महादजी सिंधिया का तो अभी भी नहीं बताया जाता, तो वो ज्यादा ताकतवर पोजीशन में थे। लेकिन अकबर महान है, शाहजहां महान है, जहांगीर महान है। शाहजहां ने मुमताज, वो प्यार के प्रतीक है, वो शाहजहां उसके बाद एक पेंटिंग बनवाता है मुमताज के मरने के बाद, बिल्कुल न्यूड महिलाओं के साथ, पेंटिंग है रिकॉर्ड में। वो प्रेम का देवता है हमारे लिए। तो क्या है ये सब, क्यों, किसको मूर्ख बना रहे थे? आज जब वो खुलेंगे, कोई चीज दबाओगे, आप डेड बॉडी दबा दो ना नीचे, कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना, मुर्दों को गाड़ा क्यों? आपने जबरदस्ती उनको गाड़ा, अंतिम संस्कार कर देते उनका, अच्छे से बता देते लोगों को, आपने वो गाड़ा, वो निकल के आने लगे बाहर बारिश के बाद। ये समझिए अब लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं, लोगों को पता चल रहा है कि किनको हमें हीरो बनाया गया और किनको नहीं बताया गया। आप औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर के बीच में किसी का नाम क्यों नहीं जानते? इतने मुगल रहे, क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो इशारों पे हटाए जा रहे थे, कई मुगलों के, कई मुगलों में ही अपने उनके अधिकारियों के, सैयद बंधु थे जैसे, कई सारे और थे मराठों के, ये लोग सब बदल रहे थे उन्हें, उनको नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि मुगलों की बेइज्जती हो जाएगी उससे, उनके बारे में बता दे तो। मुगलों को तो मान बनाए रखना है, तो ये प्रॉब्लम है। तो उनके जरिए मुस्लिम वोट लेना है, और मुस्लिम्स को जब ये पता चलता कि ये लोग अत्याचारी थे, अगर शुरू में ही बता दिया गया होता, आज तो उन्हें बताओ ना भी तो ऐसा है, वो फौरन विरोध को उतर आएंगे। अगर उसी वक्त बता दिया होता तो आज वो लोग ये मानते और गिलानी करते, जिस तरह से सवर्ण जाति के लोग करते हैं। मन में रहता है कि नहीं भाई, वो उनमें से बहुत पढ़ा लिखा तबका कभी आरक्षण का विरोध नहीं करता, वो कहता है इनको मिलना चाहिए। वैसे ही इनको भी गिलानी होती कि हाँ यार, हमारे लोगों ने इतना अत्याचार किया है, तो हमें थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, इनका कोई मंदिर है, मथुरा काशी है, जो भी है वो दे देना चाहिए। उनको समझ में आता, लेकिन इन लोगों ने हमेशा उनको एक अपर हैंड दे के रखा, क्योंकि उन्हें वोट बैंक बनाना है, और उसी अपर हैंड का परिणाम है कितने दंगे होता है, वरना होती नहीं, बातचीत से समस्या निपट जाती। सारी कहानियों के अंदर गड़े मुर्दे इसलिए करते हैं। सबसे हम बात ये कि आपका उन मुगलों से रिश्ता क्या है? मैं देख रहा था पाकिस्तानी क्रिकेटर, आपने देखा होगा सकलेन मुश्ताक, जो कह रहा है कि मेरा परदादा, नाम भूल रहा हूं, कि वो हिंदू था, मतलब उसके दादा ने कन्वर्जन किया। तो मुझे जो समझ में आता वो ये कि वो कह रहा है कि मैं कपिल शर्मा के गांव का था, मतलब अमृतसर का था। इसका मतलब अंदाजन ये लगाया जा सकता है जैसे कि लोग नौकरी करने जाते थे, अमृतसर के आसपास का गांव होगा, लाहौर में नौकरी कर रहा होगा उसका परदादा, उसी समय विभाजन हो गया होगा देश का, तो कन्वर्ट हो गया होगा, कर दिया गया होगा जो कुछ भी है। या पहले हो गया हो, 7-8 पीढ़ी तो आजादी से पहले हो सकता है। हाँ, 7-8 पीढ़ी की तो बात नहीं कर, अपने परदादा की बात कर रहा है ना, तो तीसरी चौथी पीढ़ी हुई वो, पहली पीढ़ी बाप की, दूसरी दादा की, तीसरी पीढ़ी हुई वो। हाँ, और उसके बाद कहानी ये शुरू कर देते हैं कि तलवार के जोर पे नहीं हुए साहब, इस्लाम इतना अच्छा था, जातिवाद नहीं मानता था, इसलिए हुए हम, बस इसलिए हुए। तो फिर क्यों भाई, आप क्यों बरेलवियों के में और बाकियों की नीचे कब्र बनने दी जाती? क्यों इतने सारे उनमें पूछते हैं कि एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के कब्रिस्तान में नहीं जाने दे सकते किसी को? तो है ना उनके अंदर भी वो जातिवाद, मानते क्यों नहीं है? क्यों आरक्षण मांग रहे हो फिर? वो भी जरूरी आरक्षण मिल रहा है कई जातियों को उनकी। तो कहना यही है कि उनको बरगलाया गया। इन्होंने केवल, देखिए, उन्होंने 3 लोगों को बरगलाया। पहला, भारत की आम जनता को झूठ परोसा। दूसरा, अपने जो, क्योंकि कम्युनिस्टों ने इतिहास संभाला, अपने कम्युनिस्टों की पीढ़ी को, जो नई पीढ़ी है वो सही इतिहास जानती नहीं है, वो लड़ जाती है और फिर डिफीट खा के वापस होती है। मुझे ध्यान है, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ये लोग तुलना कर रहे थे फेसबुक पे कि सावरकर बनाम भगत सिंह, इनका लेटर उसने क्या लिखा और उन्होंने क्या लिखा। उनको ये मालूम नहीं था कि सावरकर भगत सिंह का कोई रिश्ता आपस में भी है। सावरकर भगत सिंह के पास गए रत्नागिरी, उनसे इजाजत लेके आए कि 1857 स्वतंत्र समर किताब हमें दो, और ये किताब हम पंजाबी में छापेंगे, उसकी इतनी फीस ज्यादा रखेंगे। और कैसे सावरकर कितने के भक्त थे भगत सिंह, ये मालूम ही नहीं था उन्हें कुछ भी। जब मैंने ये आर्टिकल लिखा तो मेरे पास कई कम्युनिस्ट जो जूनियर्स हैं, मेरे कईयों की नौकरी लगवाई, उनके फोन आए मैसेंजर में पूछ रहे हैं कि सर आपने तो धमाका कर दिया है, वहां उनके ग्रुप्स में झगड़ा हो रहा है कि आपने बताया क्यों नहीं कि सावरकर भगत सिंह का कोई रिश्ता था आपस में। तो ये एक ऐसी बात थी,
उन्होंने हमेशा झूठ फैलाया और उस झूठ का नतीजा यही है। और इसीलिए जब भी मुझे कोई बीजेपी वाला ये सब झूठ लिखता देखता है कोई भी, तो मैं अगर मेरा परिचित होता है तो बोलता हूँ भाई झूठ से कोई लड़ाई नहीं जीत पाओगे तुम, सच स्वीकारो। उन्होंने झूठ का तो पहला अपने आम जनता को किया, दूसरा कम्युनिस्ट को किया, तीसरा मुसलमानों को किया। मैंने मुसलमानों को अलग रखा इसलिए, क्यों रखा? क्योंकि उनको उन्होंने गिलानी करने का मौका नहीं दिया, उनको घमंड करने का मौका दे दिया। वो भले ही सब्जी की दुकान लगा रहा हो लेकिन अपने आप को वो मुगल बादशाह का औलाद समझता है। उनमें अच्छे लोग हैं बहुत, लेकिन ये लोग आके उन्हें भड़का देते हैं कि आप कैसे सुन लोगे। वो भी हमारी तरह रहना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में जाना आना चाहते हैं, पर ये जान के कि भैया राम का देश है, उनके साथ खिलवाड़ मत करो, लोगों की भावनाओं के साथ मत खेलो। पर नहीं आता हूं मैं। प्रॉब्लम यही है कि कुछ लोगों के हित सस्ते हैं पॉलिटिकल, वो इसलिए वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा वो चाहते हैं, क्योंकि अगर ये एक हो गए तो अभी 8-10% मोदी को वोट दे के आए। क्यों दे के आए? उन्हें राम मंदिर बनवाना था? नहीं, उन्हें मोदी की नीतियां अच्छी लग रही हैं, योगी की कानून व्यवस्था अच्छी लग रही है, गुंडे हावी नहीं है, गुंडे हावी नहीं है, तुरंत क्रिमिनल्स का इलाज हो रहा है, और वो मेहनत कश इंसान है, काम करना चाहते हैं तो वोट कर रहे हैं। और ये वो सरकारें नहीं दे पा रही। समस्या ये। बिल्कुल, यदि ऐसा नहीं होता तो फिर रामपुर में आजम खान के खिलाफ एफआईआर कराने वाले 90% से मुसलमान नहीं होते। मुसलमानों की जमीन पे कब्जे किए। ये सामान्य सी बात है, सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं है। मैं अपनी होम सिटी में यदि देखता हूं तो जितने बड़े बड़े गुंडे हैं वो पर्टिकुलर कास्ट के, उनने किसकी जमीन कब्जाए हैं? अपनी जाति के लोगों के ही कब्जाए हैं। आप शुरुआत में जब गुंडा बनते हैं तो शुरुआत कहां से करते हैं? अपनों से ही तो करते हैं, उसके बाद फिर उसके नायक बनने लगते हैं। तो आजम खान हो, अतीक अहमदों का हो, ये सब ज्यादातर क्या किया इन लोगों ने? तो यही सच है। यही जब झूठ के रूप में उन्हें नायक बना दिया जाता है वैसे गुंडों को, तो चीजें बिखरती है। मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझाने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं कि औरंगजेब के कब्र आज खोदे जा रहे हैं, ये उस दौर के नायकों ने भी किया और ये हमेशा हमारे खलनायक रहे। ये बीच में आजादी के बाद के जो कांग्रेस के किराएदार, जो जितने वामपंथी इतिहासकार हैं, जो ठेकेदार हैं, इन्होंने इन्हें एक षड्यंत्र के तहत नायक बनाया। ये खेल इसी का था। बहुत धन्यवाद विष्णु जी। हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग ढंग से आपकी पुस्तक जो है कांग्रेस के अध्यक्षों को लेकर के, वो सच भी सामने आना चाहिए, कभी उस पर भी चर्चा होगी, अलग अलग बिंदुओं पे हम आपसे विमर्श करेंगे ताकि आम लोगों के पास वो चीजें आ सके। आपने एक बहुत अच्छी बात छोड़ी कि कुछ लोग झूठ से शुरू करते हैं, जैसे आपने बीजेपी के लिए भी कहा कि बीजेपी के भी कुछ लोग जो हैं, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम वो दे देते हैं। आप ऐसी गलती कर देते हैं कि दुश्मनों के हाथ में हथियार थमा देते हैं। मूर्ख को जब आप हाथ में कुछ थमा देंगे, खिलौना तो हथियार बना देगा उसे, और वो दूसरे को थमा देगा। तो इसीलिए जरूरी इस बात को समझना है कि इस तरह के लोगों से, कि उनके उसी ढंग के जब झूठ परोसने की कोशिश, मूर्खता, ऐसे मूर्ख विद्वान जो नशे में जो होते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये लठैत टाइप के जो लोग हैं, इस तरफ भी वो ज्यादातर आपको, जिसको आप समझते हैं कि भाई हमारे लिए लाठी उठाए हुए, दरअसल वो लाठी दुश्मनों को थमाने वाला है और आपके ऊपर ही प्रहार करने वाला है। इसीलिए बचिए इन सब चीजों से और सच को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत धन्यवाद विष्णु जी। हम लोग अलग अलग विषय पर फिर से चर्चा करें। बहुत आभार आपका।